हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 4 मार्च और 4 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। और दोस्तों रोज़ की तरह हम आज बात करेंगे डेली जीके तड़का डोज 32 की। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो वर्ष 2022 में दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी की जयंती कौन सी मनाई गई थी? तो 159वीं जयंती मनाई गई थी। मतलब ये जो स्वामी विवेकानंद जी है दोस्तों, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में ही राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 2। बात करें हम दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 की थीम की, तो दोस्तों ये क्या थी? तो चैलेंजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग, ये 2021 का विषय था। यहीं पे हम बात करें दोस्तों 2022 का विषय क्या था? तो इट इज़ ऑल इन द माइंड, यह इस वर्ष की थीम है। साथ ही दोस्तों आपको मैं बता दूं कि स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मठ और मिशन की स्थापना की थी। और साथ ही दोस्तों 1898 में इन्होंने बेलूर मठ की भी स्थापना की थी। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है स्वामी विवेकानंद जी से जो आपको याद रखना है। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनके रिवीजन की। तो रिवीजन का पहला क्वेश्चन दोस्तों कि पूजा जातियान ने विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इन्होंने जीत लिया है सिल्वर मेडल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का जो खिताब है वो किसने जीता है? इस खिताब को जीता है दबंग दिल्ली केसी ने। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में ट्विटर की जो सार्वजनिक नीति है इस टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? तो नेतृत्व करने वाले हैं दोस्तों समीरन गुप्ता। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों यह मनाया गया था 1 मार्च को। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किन देशों ने फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2022 में रूस के साथ खेलने से मना कर दिया है? तो यह मना किया है दोस्तों पोलैंड, स्वीडन और चेक रिपब्लिक ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, उपयुक्त तीनों। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2022 का जो खिताब है वह किस खिलाड़ी ने जीता है? तो दोस्तों यह जीता है आंद्रे रुबलेव ने। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि बहुराष्ट्रीय नौसैन्य अभ्यास मिलान 2022 का आयोजन किस स्थान पर हुआ है? इसका आयोजन किया गया है दोस्तों विशाखापट्टनम में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में मॉन्ट्रो कन्वेंशन चर्चा में रहा है और इसका जो संबंध है दोस्तों वह किस देश से है? तो दोस्तों इसका संबंध है तुर्की से। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो मॉन्ट्रो कन्वेंशन है यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो कि तुर्की के बोस्पोरस और डार्डानेल्स जलडमरू मध्य को नियंत्रित करती है। दोस्तों इस पर 20 जुलाई 1936 को स्विट्जरलैंड के मॉन्ट्रो पेरिस में हस्ताक्षर किए गए थे और यह 9 नवंबर 1936 को लागू की गई थी। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेनी सरकार ने अनुरोध किया किससे? तुर्की भूमध्य सागर से कि काला सागर तक रूसी जहाज़ों की जो आवाजाही है इसको प्रतिबंधित करने के लिए मॉन्ट्रो कन्वेंशन के तहत अपने अधिकार का उपयोग करे। यह किसने कहा है दोस्तों? यूक्रेन ने। किसको कहा है? तुर्की को। रूस ने दोस्तों इस जलडमरू मध्य से कम 6 रूसी युद्धपोत और एक पनडुब्बी गुजरी है। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया? 3 तुर्की। मतलब ये जो मॉन्ट्रो कन्वेंशन चर्चा में रहा है यह दोस्तों इसका जो संबंध है वो किस देश से? तो तुर्की से है। ये आपको याद रखना है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बोल्ट्जमैन मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो यह बन गए दोस्तों दीपक धर। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है दीपक धर जिन्हें बोल्ट्जमैन मेडल जीतने वाले यह पहले भारतीय बन गए हैं।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोफेसर दीपक धर है, इनको प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के जॉन जे हॉफीफील्ड के साथ यह मेडल मिला है। प्रोफेसर दीपक धर एक भौतिकी विज्ञान मतलब फिजिस्ट है और यह दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे में प्रोफेसर है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बोल्ट्जमैन मेडल है, इसे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स के सांख्यिकी भौतिकी द्वारा 3 साल में एक बार दिया जाता है। तो याद रखना दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 प्रोफेसर दीपक धर। और अब चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग मतलब एनसीपीसीआर का नया आदर्श वाक्य क्या है? तो दोस्तों यह है भविष्यो रक्षति रक्षिता। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लाल किले नई दिल्ली में 70वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग मतलब एनसीपीसीआर के नए आदर्श वाक्य का शुभारंभ किया है। और ये जो नया आदर्श वाक्य है वो क्या है दोस्तों? तो यह भविष्य रक्षति रक्षिता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो एनसीपीसीआर है इसका गठन कब किया गया था? तो मार्च 2007 में इसका गठन किया गया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। राइट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 1 भविष्य रक्षति रक्षिता। यह राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग मतलब एनसीपीसीआर का नया आदर्श वाक्य है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? इसका आयोजन होने वाला है वियतनाम में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो दोस्तों 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल मतलब साउथ ईस्ट एशियन गेम्स का जो आयोजन है वो 12 से 23 मई 2022 तक वियतनाम में आयोजित होंगे। यह दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है और यह एक द्विवार्षिक आयोजन है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यह जो कार्यक्रम है यह मूल रूप से नवंबर 2021 में होने वाला था, लेकिन इसे दोस्तों कोविड महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 3 वियतनाम। और अब चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व वन्यजीव दिवस हर साल निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 3 मार्च को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो हर साल 3 मार्च को विश्व वन्यजीव और वनस्पति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मनाने के लिए दोस्तों विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही दोस्तों यह वन्यजीव अपराध से लड़ने हेतु तत्काल कदम उठाने का आह्वान करता है जिसका पर्यावरण आर्थिक और सामाजिक प्रभाव व्यापक है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि विश्व वन्यजीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि यूरोपीय संघ ने किस देश को शामिल करने की मंजूरी प्रदान कर दी है? तो यह प्रदान की है दोस्तों यूक्रेन को शामिल करने की। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की। तो यूरोपीय संसद ने दोस्तों यूक्रेन की यूरोपीय संघ में शामिल होने की अपील को मान लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल करने के लिए एक आवेदन किया था। यूक्रेन को दोस्तों यूरोपीय संघ में शामिल करने के लिए यूरोपीय संसद में एक विशेष प्रदेश प्रक्रिया भी शुरू की गई है। तो याद रखें यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 2 यूक्रेन। दोस्तों ये जो यूक्रेन है अभी यहाँ पे चल रहा है युद्ध, मतलब रूस और यूक्रेन के बीच एक महायुद्ध चल रहा है जहाँ पे दोस्तों रूस की जो सेना है वो कीव पर कब्जे करने वाली है। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2 यूक्रेन। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत पे के किस सह संस्थापक और प्रबंधक निदेशक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो यह इस्तीफा दिया दोस्तों असनीर ग्रोवर ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है असनीर ग्रोवर। तो दोस्तों भारत पे के सह संस्थापक और प्रबंधक निदेशक असनीर ग्रोवर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। भारत पे ने दोस्तों इन पर आरोप लगाया था कि ये जो सह संस्थापक असनीर ग्रोवर है यह परिवार और उनके संबंधियों ने कंपनियों के कोष का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया था। भारत पे ने दोस्तों कंपनी की कोष में बड़े पैमाने पर अनियमितता में ग्रोवर के परिवार और संबंधियों की लिप्तता भी पाई गई है।
असनीर ग्रोवर के खिलाफ सिंगापुर में जांच शुरू करने के लिए फिनटेक प्लेटफॉर्म के खिलाफ दायर की गई मध्यस्थता में दोस्तों उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो याद रखना यहाँ पे आपको कि भारत के असनीर ग्रोवर जो कि सह संस्थापक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत पे के सह संस्थापक और प्रबंधक निदेशक असनीर ग्रोवर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए कि टेनिस एटीपी रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो यह बन गए दोस्तों डेनियल मेदवेदेव। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है डेनियल मेदवेदेव। तो रूस के डेनियल मेदवेदेव टेनिस एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाले 27वें खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों मेदवेदेव ने एटीपी रैंकिंग में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं एटीपी की, तो पूरे विश्व में जितने भी टेनिस के खेल होते हैं उन्हें रेगुलेट कौन करता है, तो एटीपी रेगुलेट करता है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे थे एटीपी की, मतलब एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल की, जिसकी स्थापना सितंबर 1972 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यह लंदन यूके में स्थित है। और अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो यह एंड्रिया गाउ डेंजी है। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 3, डेनियल मेदवेदेव को दोस्तों टेनिस एटीपी रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 पुरुष खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं आज के डेली जीके तड़का डोज 32 की, जहाँ पे हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए दोस्तों हेल्पफुल रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब की गई थी। तो दोस्तों यह की गई थी 1977 में। करेक्ट आंसर याद रखना है 1977 में भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का जो वायसराय वो कौन था। तो दोस्तों यह थे लॉर्ड कर्जन। याद रखना कौन थे, तो यह लॉर्ड कर्जन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रणाली है यह दोस्तों किस देश से ली गई है। तो यह ली गई थी आयरलैंड से, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। तो दोस्तों यह बाणभट्ट थे, यह आपको याद रखना है। बाणभट्ट दोस्तों राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है कि सिम का जो पूर्ण रूप है वो क्या होता है। तो दोस्तों ये जो सिम है इसका फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निमोनिया किसके कारण होता है। तो निमोनिया का जो कारण है दोस्तों वह बैक्टीरिया मतलब जीवाणु होता है। अगला क्वेश्चन है कि निमोनिया रोग किस अंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो यह प्रभावित करता है लंग्स मतलब फेफड़ा को। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों जो मौलिक अधिकार है इनकी जो संख्या है वो 6 है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में कौन से शब्द जोड़े गए हैं। तो यह शब्द है दोस्तों समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता। यह 3 वर्ड है जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। और आज का डेली जी के तड़का डोज का लास्ट डोज है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कुबुल नामजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मणिपुर राज्य। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यह दोस्तों लोकटक झील पर स्थित है। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर है मणिपुर राज्य। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए कि सेबी की जो पहली महिला अध्यक्ष है वो कौन बन गई है, वह कौन बन गई है। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि सेबी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब की गई थी। ये 2 क्वेश्चन के जवाब भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।